हेलो मित्र। इकोनॉमिक्स के कई विषय पर मैंने पहले ये बात करी है, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो आज से इकोनॉमिक्स का एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जो चैप्टर वाइज इस पर एक्सप्लेनेशन करूँगा, व्याख्या दूंगा पूरा, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र एक परिचय। ये पहला चैप्टर है आपका, अर्थशास्त्र एक परिचय। जान तो ले हम कि अर्थशास्त्र होता क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे अध्ययन के लिए क्या आवश्यकता है, समाज के लिए क्या आवश्यकता है। तो इस क्रम में बात करते हुए कि अर्थशास्त्र क्या है, हम भली भांति जानते हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिनमें मनुष्य की आवश्यकताओं, जो कि असीमित है, और सीमित साधन से उसे संतुष्ट करना है। तो मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है ताकि ये सीमित साधन, जिनका प्रयोग बहुत सारा है, वैकल्पिक है, उससे असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर ले, तो उन कार्यों का अध्ययन करना। यूँ तो ये भी सर्वविदित है कि अर्थशास्त्र का मतलब ये दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थ और शास्त्र। यहाँ अर्थ से मतलब धन से है, और धन को भी कोई कम व्याख्या मत दीजिएगा। धन का मतलब वो सारे सीमित साधन कहला गए जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी धन के श्रेणी में आ गए। वो सारे भौतिक वस्तु ये धन के श्रेणी में आ गए। तो इनका प्रयोग कैसे करें कि मनुष्य की ये जो असीमित आवश्यकताएं हैं उसमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त किया जा सके। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थ और शास्त्र। यहाँ अर्थ से मतलब सीमित साधन से है, और शास्त्र से मतलब वैज्ञानिक अध्ययन से है। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब किसी भी विषय का सिस्टमेटिक नॉलेज, A to Z नॉलेज, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो उस वैज्ञानिक अध्ययन से है यहाँ शास्त्र का अर्थ। मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन का कुंज है जिससे धन के प्रयोग अर्थात सीमित साधनों का प्रयोग करना हम सीखेंगे, ताकि मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो और भी है, इकोनॉमिक्स को अंग्रेजी में जो है ना, ये दो शब्दों के मेल से बना है। तो ओइकोस, OIKOS, जिसका अर्थ होता है घरेलू, और दूसरा नेमिंग, NEMEIN, जिसका अर्थ होता है प्रबंध, घरेलू प्रबंध। माने गृहस्थ की आवश्यकताएं भी असीमित होती है, और परंतु उसे संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन, जैसे बताया ना मैंने, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ, इनकी भी मात्रा सीमित है, इनको धन कहा जाता है। तो प्रत्येक गृहस्थ यही चाहता है ना कि इसे धन का ऐसा उपयोग करें ताकि अधिकतम आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होगी। कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए? कि सीमित साधन से, और वो भी सीमित साधन जिसके प्रयोग असीमित है, या मतलब वैकल्पिक है। एक दृष्टिकोण से आप समझिए कि आपके पास, आप एक उपभोक्ता हैं और आपके पास 10 रुपये हैं, और 10 रुपये में आप रसगुल्ला भी खा सकते हैं, 10 रुपये में आप समोसे भी खा सकते हैं। तो 10 रुपये की ये तो क्षमता है कि वो समोसा भी खरीद सकता है, उसमें ये क्षमता है कि वो 10 रुपये का रसगुल्ला भी खरीद सकता है, पर इस 10 रुपये में ये क्षमता नहीं है कि 10 ही रुपये में सब कुछ खरीद ले। तो यहाँ पे अब समस्या है कि 10 रुपये का हम प्रयोग कैसे करें कि मुझे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो ये हो गया अर्थशास्त्र का एक छोटा सा परिचय। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र
उन कार्यों का अध्ययन कर रहा है ना, जिनसे सीमित साधनों का प्रयोग हम सीख सकें कि ताकि असीमित आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यूँ तो अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, और दी भी क्यों ना जाए, एक विकासशील शास्त्र है। और अर्थशास्त्र की परिभाषा देते वक्त अर्थशास्त्री समाज की ओर मुख करता है कि जैसा समाज है, जहाँ जैसे समाज में रहने वाले लोग हैं, उनका क्रियाकलाप कैसा है, उनके रहन सहन का ढंग कैसा है, उनका जीविकोपार्जन करने का विधि क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं और किस ढंग से कमाते हैं, इन सब का रूपरेखा जब जानते हैं तो उस अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा देता है। इसलिए कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करना है, तो उसके लिए जो दुर्लभ साधन मौजूद हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, यही तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान हो गया ये। तो ये विकासशील शास्त्र है और समय समय पर इसकी परिभाषाएं दी गई है और वर्षों से दी जाती रही। समाज की परिकल्पना भी तो वर्षों से है। लेकिन मूलतः 18वीं सदी के एक विद्वान, ब्रिटेन के विद्वान हैं एडम स्मिथ, 1776 में, जिनको एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इन्होंने बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य दिया और इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, अपने समाज के परिवेश को देखा और उस अनुसार इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा गढ़ी। उनका पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब अर्थशास्त्र राष्ट्रों की धन की प्रकृति, अर्थशास्त्र राष्ट्रों की धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है, ये उनकी पुस्तक का नाम है जो 1776 में उन्होंने लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इनके अनुसार धन संबंधी इन्होंने परिभाषा दी। इनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऐसा क्यों कहा गया? अब यहाँ धन का मतलब सीमित साधन का विज्ञान है, विज्ञान मतलब उसका प्रयोग करने से। जरूर इन्होंने अपने समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था पाई होगी कि जहाँ धन जो है ना व्यक्ति के कल्याण से कहीं ऊंचा स्थान रखता होगा। जरूर ऐसे स्थिति, ऐसे समाज चल रहे होंगे जहाँ लोग धन के पीछे, धन के उत्पादन से पीछे, उसके विनिमय और वितरण से पीछे हर समय लगे हुए हैं। मतलब उनका केंद्र बिंदु मुख्य रूप से धन ही हो, ऐसा समाज देखा होगा, तभी इन्होंने ऐसी परिभाषाएं दी है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और आज भी अगर पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था देखा जाए, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों का राज्य चलता हो, वो धन के ही पीछे तो हैं, उन्हें सामाजिक कल्याण से कोई मतलब ही कहाँ है। तो उन्होंने भी, उनके लिए तो एडम स्मिथ की परिभाषा आज भी प्रासंगिक है। तो उन्होंने परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। पर जैसा मैंने कहा कि अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है। समाज जैसे जैसे बदलेगा, समाज में रहने वाले लोगों के रहन सहन, इनके उत्पादन का, वस्तु सेवाओं के प्रयोग का ढंग बदलेगा, तो फिर नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी परिभाषा नए समाज में फिट नहीं बैठेगा। और हुआ भी यही लगभग 100 साल के उपरांत, 1890 के करीब में एक महान विद्वान हुए अल्फ्रेड मार्शल्स। उन्होंने कहा कि ना 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 ना, ये बड़ा ही दुखदाई विज्ञान कह दिया है एडम स्मिथ ने। ऐसे समाज कहाँ है कि जहाँ व्यक्ति धन को मनुष्य के कल्याण से ऊपर का श्रेय दिया हो। देखिए, यहाँ एडम स्मिथ की परिभाषा गलत नहीं है। आप आज से वर्षों पहले की, 10 साल 20 साल पहले की पिक्चर देखिए, आप फिल्म देखिए, वहाँ देखिए कि घोड़े पे चढ़े हुए बड़े बड़े डाकू आ रहे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, पर अली बाबा में हजारों खान धन की चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, और किसी गुफा के कंदराओं में जाके छुपा के रखा है, पानी के समुद्र के नीचे छुपा के रखा है, जमीन के अंदर छुपा के रखा है। अरे भाई, जब लूट ही लिए हो तो एक अच्छा मकान तो बना लो, इतनी सारी संपदा तुम्हारे पास आते, ढंग के कपड़े तो पहन लो,
कहाँ रखे हुए थे? गुफा में माँ काली की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पिक्चर बनाया करते थे, धर्म को नहीं लाना है। तो वहाँ जो है टूटी खाट पे सोए हुए हैं, भय है, बगल में बंदूक है, और एक डाकू दूसरे डाकू के पीछे लगा कि धन कहाँ रखा है। बंटवारा अच्छा नहीं हुआ। मतलब ऐसा था कि चारों तरफ धन के पीछे, पैसे के पीछे ही लोग भाग रहे हैं। शायद ऐसा ही कुछ परिवेश होगा उस दिनों का कि हर एक उद्योगपति वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन करने में लगे हुए हैं धन की आकांक्षा से। तब उन्होंने परिभाषा दे रखी थी। अब समाज बदला, लोग रोटी कपड़ा मकान का यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे। धन को सर्वश्रेष्ठ न मान के अपने कल्याण को सर्वश्रेष्ठ माना। तो फिर परिभाषा बदली और फिर मार्शल आए। मार्शल ने कहा यह परिभाषा गलत है भाई। इन्होंने अपनी बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इनका कहना था कि अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण का विज्ञान है। मतलब इनकी लंबी परिभाषा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में, ध्यान से सुनिएगा, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उन भाग का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र जिनका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनका उपयोग करने से है। कितना बड़ा बड़ा पॉइंट है इसमें, ध्यान दीजिएगा। एक तो है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उन भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाली भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और उनका उपयोग करने से। बड़ा सटीक रहा यह परिभाषा, लेकिन आलोचना हर परिभाषा के पीछे दौड़े दौड़े आती है क्योंकि समय बदलता है और परिभाषाएं गढ़नी पड़ती है। फिर समाज ने करवट बदली, लोगों का जीवन स्तर पहले से अलग हुआ, यूँ कहें विकसित हुआ। लोग अब धन के पीछे नहीं, धन को एक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया और अपने कल्याण के लिए प्रयोग करने लगे। तो मार्शल ने परिभाषा दी है ऐसी, जो कि मानव के कल्याण पर निर्भर है। लेकिन समय फिर बदलता है और बदलकर अब आया है समय रॉबिन्स की। इन्होंने कहा कि मार्शल की परिभाषा संकुचित है। इनमें उन व्यक्तियों के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है जो समाज के अंदर हैं, जो समाज से बाहर हैं, जो एकांत में हैं, उनके भी क्रियाकलाप का अध्ययन करना है इसके अंदर। ये केवल भौतिक वस्तुओं के प्रयोग का तो अध्ययन करते हैं, पर इसमें अभौतिक वस्तुओं का भी अध्ययन करना चाहिए अर्थशास्त्र के अंदर करना चाहिए। तो उन्होंने परिभाषा फिर बदली और दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दी। और रॉबिन्स 1932 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इनका कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों, मैंने कहा था ना, विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधन का मतलब कोई भी साधन, चाहे जमीन ले लीजिए, लेबर ले लीजिए, पूंजी ले लीजिए, है ना, इनका साधन तो सीमित है पर प्रयोग असीमित नहीं है। बहुत सारे प्रयोग हैं। हम जमीन पे गेहूं भी उत्पादन कर सकते हैं, चावल भी उत्पादन कर सकते हैं, सब्जियां भी उत्पादन कर सकते हैं और कैपिटल गुड्स विनियोग भी लगा कर सकते हैं। मशीनरी का उत्पादन भी कर सकते हैं, वहाँ से मशीनरी भी लगा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। तो एक जमीन जिसकी संख्या सीमित है लेकिन प्रयोग अनंत है। तो कहना है इनका कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार जो कि असीमित है और यह उद्देश्य प्रधान है। तो उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ये रही रॉबिन्स की परिभाषा। यहाँ इन्होंने
पूरा पार्ट पार्ट खोल कर रख दिया कि सीमित साधनों का प्रयोग, जिसका उपयोग बहुत है, वैकल्पिक है, उनके व्यवहार का, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना है। मूलतः हम जो है आलोचनाओं से बच नहीं सकते, इनकी भी आलोचना की गई। जानने वालों का कहना है, जो उन्होंने विकास संबंधी परिभाषा दे रखी है, उनका कहना है कि अर्थशास्त्र की जिन परिभाषा का प्रतिपादन रॉबिन्स ने करी है उसमें मानव कल्याण की अवहेलना की गई। तो इन दोनों की परिभाषाओं को सम्मिलित करते हुए सैमुअलसन, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअलसन ने परिभाषा दी फिर, और इनका कहना था कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है, देखिए दोनों की परिभाषा इसमें सम्मिलित है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से, व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं, और इन वस्तुओं का वातावरण, वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। पहले तो इन्होंने रॉबिन्स की परिभाषा को अटैच की, और बाद में उन्होंने जोड़ा क्या कि तथा इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यहाँ भविष्य के साथ ताना बाना जोड़कर विकास की स्थिति को आगे बढ़ाता है, और यह साधनों के बंटवारे के लिए की जाने वाली सुधारों के लाभों और लागतों का विश्लेषण करता है। तो कुल मिला के हम ये समझ बैठे कि इन्होंने परिभाषा दी, अर्थशास्त्र विकास का अर्थशास्त्र है। एक ने धन को प्रधानता दी, दूसरे ने कल्याण को, और तीसरे ने चयन के तर्कशास्त्र को, चुनाव की। और जहाँ रॉबिन्स ने चुनाव की, चयन की समस्या का समाधान किया, और वहीं इन्होंने मूल्य के निर्धारण को भी सामने रख दिया। तो विकास की रूप में अर्थशास्त्र की परिभाषा देने वाले डॉक्टर सैमुअलसन ने रॉबिन्स और मार्शल की परिभाषा को सम्मिलित किया, और इस प्रकार हम एक अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी परिभाषा सार रूप से कह सकते हैं, वो ये है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए, तीनों चीज समझ में आ रहा? अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने, कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये वैसा शास्त्र है। ठीक है।